हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पाथ आईएएस। हम एक नई सीरीज़ लेके आए हैं जिसमें हम यूपीएससी से रिलेटेड सभी टॉपिक्स और सभी सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। इसमें हम पहली सीरीज़ लेके आए हैं इंडियन पॉलिटी की। इंडियन पॉलिटी में हमारा जो मटेरियल रहेगा वो दृष्टि आईएएस का मटेरियल रहेगा, हमने वहाँ से लिया है और हम उसी टॉपिक पे कंफर्म करेंगे कि सभी टॉपिक्स कैसे पढ़ने चाहिए और उसके अंडरस्टैंडिंग कैसे करनी चाहिए। हमारे पास मटेरियल तो बहुत सा होता है बट समझ में नहीं आता है कि हम उसे पढ़ें कैसे और उसकी अंडरस्टैंडिंग अपने दिमाग में कैसे बैठाएं। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पहले चैप्टर से। इसका नाम है राज्य व्यवस्था, एक परिचय, पॉलिटी एंड इंट्रोडक्शन। पहले हमें समझना होगा कि राज्य क्या है। यही टॉपिक्स इसमें कवर किए जाएंगे पहले चैप्टर में। तो हमारा पहला चैप्टर यही है कि राज्य की स्टेट क्या है, राज्य क्या है, राज्य के एलिमेंट्स तत्व क्या हैं उसके, और राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़ती है और क्यों पड़ी, हम इसके बारे में समझेंगे आज। तो हमारा पहला लेक्चर यही है। तो हम समझते हैं कि राज्य क्या है। तो व्हाट इज स्टेट, हम अगर स्टेट के बारे में समझेंगे तो स्टेट कुछ नहीं है, स्टेट एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है जैसा कि बताया गया है। व्हाट इज स्टेट, स्टेट इज द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इट्स एन अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि राज्य व्यवस्था से जुड़े सबसे प्राथमिक अवधारणा राज्य है। राज्य शब्द का प्रयोग यूँ तो विभिन्न प्रांतों जैसे उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु आदि को सूचित करने के लिए किया जाता है। जैसा कि हमारे देश में बहुत से राज्य हैं, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सभी राज्य हैं। बट राज्य का वास्तविक अर्थ ये नहीं होता है, ये प्रांत हैं। राज्य का संबंध जो होता है वह किसी समाज की राजनीतिक संरचना से होता है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से होता है, सोसाइटी की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से होता है। और राज्य जो है वो अमूर्त अवधारणा है। अमूर्त अवधारणा का मतलब जिसे हम बौद्धिक स्तर पर समझ सकते हैं किंतु देख नहीं सकते हैं। हम राज्य को देख सकते हैं नहीं ना, हम राज्य के जो तत्व हैं जैसे सरकार है, न्यायपालिका है, राज्य की सरकारें हैं, नौकरशाही है, इनको ये सब मिलकर जो है राज्य का निर्माण करते हैं। हम इन्हें बौद्धिक स्तर पर समझते हैं कि ये जो है संसद है, ये न्यायपालिका है, देखते हैं उसे, और ये नौकरशाही हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं। तो ये जितने भी लोग होते हैं, ये जब मिलते हैं, इनकी संरचना जो होती है वो राज्य कहलाती है। किसी समाज के विकसित व सक्षम होने की पहचान इस बात से भी होती है कि वह एक स्वतंत्र राज्य के रूप में विकसित हो सका या नहीं। ये एक सिंपल वर्ड है कि हम राज्य को देखते हैं, कैसे राज्य की पहचान करेंगे कि राज्य विकसित है या विकसित नहीं है, विकासशील व्यवस्था है। हम राज्य का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखेंगे और वहाँ का समाज का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखेंगे क्या है। जैसे विश्व के अधिकांश विकसित देशों में एक स्थिर राजनीतिक प्रणाली का दिखाई देना, स्थिर मतलब स्टैटिक राजनीतिक प्रणाली दिखाई देना। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये एक विकसित राज्य हैं। विकसित राज्य में क्या होता है कि स्थिर राजनीतिक प्रणाली होती है। और विकासशील राज्य जो भी विकसित भी नहीं हुए हैं उनको विकासशील से नीचे भी श्रेणी में रख सकते हैं। जैसे अफगानिस्तान, वहाँ क्या होता है, वहाँ आए दिन सरकार गिर जाती है। अभी इससे पहले सरकार वहाँ थी, अब तालिबान की वहाँ सरकार है। क्यों? क्योंकि वहाँ क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वहाँ कबीलाई व्यवस्था है। वहाँ एक स्थिर राजनीतिक प्रणाली नहीं है, डायनेमिक राजनीतिक प्रणाली है। वहाँ का जो समाज का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो स्थिर नहीं है, इसीलिए वहाँ की सरकार जो होती है अवरुद्ध हो जाती है। नए नए व्यवधान स्टार्ट हो जाते हैं सरकार में वहाँ। और जब सरकार गिरती है तो क्या होता है, उस देश की विकास प्रक्रिया, जो उसका डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, अवरुद्ध हो जाता है। अब हम देखते हैं कि राज्य शब्द के जो हैं अर्थ क्या हैं। अब एलिमेंट्स देखते हैं स्टेट के क्या हैं। सिंपली राज्य के चार एलिमेंट्स होते हैं। जैसे राज्य का एक जियोग्राफिकल एरिया होता है, जैसे इंडिया का एक मैप है। मैप भौगोलिक इकाई है ना, भौगोलिक है। तो हमें पता है कि इंडिया की जो सीमाएं वो कहाँ कहाँ हैं। तो एक जियोग्राफिकल एरिया होता है। और पॉपुलेशन होती है, इंडिया में पॉपुलेशन है तो वो भी एक राज्य का तत्व हुआ। अब सरकार, ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है एक राज्य में, सरकार, गवर्नमेंट वहाँ की, और सरकार की संप्रभुता। ये दो जो बातें हैं, सरकार और सरकार की संप्रभुता, ये डिपेंड करती है कि वो देश अपने आप को कहाँ स्टैंड कर रहा है वर्ल्ड लेवल पे। अगर राज्य के पास संप्रभुता नहीं होगी, जैसे तिब्बत का एग्जांपल ले लेते हैं, तिब्बत के पास संप्रभुता नहीं है। अब हम सबसे पहले समझते हैं जियोग्राफिकल एरिया, अर्थात एक निश्चित भौगोलिक प्रदेश होना चाहिए जिस पर उस राज्य की सरकार अपनी राजनीतिक क्रियाएं करती हो। हमारे इंडिया के पास क्या है, एक भौगोलिक इकाई, एक भौगोलिक क्षेत्र है, उसकी सीमाएं हैं, उसमें सरकार अपनी राजनीतिक क्रियाएं करती है।
उदाहरण के लिए भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल भारत राज्य का भौगोलिक आधार या भूभाग है। अब पॉपुलेशन समझते हैं, जनसंख्या। राज्य होने की शर्त है कि उसके भूभाग पर निवास करने वाला ऐसा जनसमुदाय होना चाहिए जो राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार संचालित होता हो। यदि आप समझते हैं राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार संचालित होना चाहिए। हम इस देश के भूभाग पर निवास करते हैं, हमारे देश में संविधान है, और संविधान क्या कहता है कि हमें संविधान सरकार को क्या कहता है कि सरकार संविधान की गाइडलाइन के तहत देश को चलाए। तो क्या होता है, हम इंडिया में निवास करते हैं उसके भूभाग पर, और जन समुदाय जो है राजनीतिक व्यवस्था, ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था किस पर टिकी हुई है, संविधान पे, उसके अकॉर्डिंग अपना जीवन निर्वाहन करता है। या अब एग्जाम्पल डेट समझते हैं कि कोई राज्य है, उसके पास पॉपुलेशन ही नहीं है। जब राज्य के पास पॉपुलेशन ही नहीं होगी तो वो राज्य कैसे बनेगा? कि राज्य होने की 4 कंडीशन अप्लाई होती हैं। उसके पास जियोग्राफिकल एरिया होना चाहिए, पॉपुलेशन होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए, और सॉवरेनिटी होनी चाहिए, यानी संप्रभुता होनी चाहिए। अब जब उसमें से पॉपुलेशन सबसे बड़ा जो एलिमेंट उसका है पॉपुलेशन, जब उसके पास पॉपुलेशन ही नहीं है तो उस राज्य का अस्तित्व ही नहीं है। पॉपुलेशन से ही तो एक राज्य का जो इकोनॉमिक सेक्टर होता है वो पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है, कि उसी में लेबर क्लास होती हैं, उसी में वाइट कॉलर होते हैं, उसी में सरकार के जो प्रतिनिधि होते हैं उसी से आते हैं, पॉपुलेशन से ही। तो जब काम करने वाले वर्कर्स ही नहीं होंगे, नौकरशाह ही नहीं होंगे, तो उस राज्य का अस्तित्व ही नहीं होगा। वो राज्य चलेगा कैसे? इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ही नहीं होगा, जनसंख्या नहीं होगी तो। अब सरकार, गवर्नमेंट की बात करते हैं। जो तीसरा एलिमेंट हमारे पास है गवर्नमेंट। सरकार एक या एक से अधिक व्यक्तियों का वह समूह जो व्यवहारिक स्तर पर राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करता है। अब एक या एक से अधिक व्यक्तियों का समूह, जैसे पार्लियामेंट में, और व्यवहारिक स्तर पर वो क्या करते हैं? राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करते हैं। राजनीतिक शक्ति उन्हें कहाँ से प्राप्त होती है? कॉन्स्टिट्यूशन से प्राप्त होती है, संविधान से प्राप्त होती है। राज्य यानी स्टेट और सरकार, गवर्नमेंट में यही अंतर है कि राज्य एक अमूर्त संरचना है जबकि सरकार उसकी मूर्त। अब राज्य को हम देख थोड़ी सकते हैं, तो राज्य क्या है? राज्य एक अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है ना, हम उसको समझ सकते हैं, पर सरकार को हम देख सकते हैं, वो उसको हम व्यवहारिक स्तर पर समझ भी सकते हैं। तो राज्य क्या है? राज्य एक अब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर है, अमूर्त संरचना है, पर सरकार उसकी मूर्त संरचना है। अब संप्रभुता की बात करते हैं। संप्रभुता है वो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है किसी राज्य का। यह डिपेंड करता है कि राज्य वर्ल्ड लेवल पर कैसा स्टैंड कर रहा है। अब सॉवरेनिटी समझते हैं, यह राज्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। इसका अर्थ है राज्य के पास, अर्थात उसकी सरकार के पास भूभाग और जनसंख्या सीमाओं के भीतर कोई निर्णय करने की पूरी शक्ति होनी चाहिए। ये जो लाइन है, भूभाग और जनसंख्या की सीमाओं के भीतर कोई भी निर्णय करने की पूरी शक्ति होनी चाहिए। उसे किसी भी बाहरी और भीतरी दबाव में निर्णय लेने के लिए बाध्य नहीं होना चाहिए। अब जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, तिब्बत के पास ना राज्य नहीं है। तिब्बत के लोग, दलाई लामा इंडिया आ गए, इंडिया में रहते हैं। अब क्या करते हैं, वो राज्य को यहाँ से, अपने राज्य को यहाँ से चलाते हैं, ठीक है। अब ठीक सा एग्जाम्पल भी नीचे समझाया गया है। अब देखते हैं, अब मान लीजिए कि सॉवरेन सरकार है। अब इंडिया के पास एग्जाम्पल जरा समझ लेते हैं कि आपके पास सॉवरेनिटी नहीं है, तो क्या होगा? हमें वर्ल्ड लेवल पर जो स्ट्रांग स्टेट हैं उनके निर्णयों को मानना पड़ेगा, उनके नीचे वर्क करना पड़ेगा। बट हमारे पास सॉवरेनिटी है, हमें अपने देश के अंदर निर्णय लेने का अधिकार हमें है, ना कि दूसरे राज्य को है। ये सॉवरेनिटी होती है। राज्य के चारों तत्व अनिवार्य हैं, वैकल्पिक नहीं हो सकते हैं। ये तत्व जितने भी हमने चारों तत्व बताए, ऊपर जो बताए कि जियोग्राफिकल एरिया होना चाहिए, उसके पास पॉपुलेशन होनी चाहिए। तीसरी बात, उसका जो है पॉपुलेशन के बाद क्या होता है, उसकी एक गवर्नमेंट होनी चाहिए निश्चित, वो भी स्थिर, ना कि डायनेमिक गवर्नमेंट, स्थिर गवर्नमेंट होनी चाहिए, स्टैटिक गवर्नमेंट स्ट्रक्चर होना चाहिए। तीसरा, सोवर्निटी उस गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए, देश के पास सोवर्निटी होनी चाहिए। इनमें से एक भी अनुपस्थित हो तो राज्य की अवधारणा निरर्थक हो जाती है। अब कुछ उदाहरणों की सहायता से बेहतर तरीके से समझते हैं इसको हम।
कभी कभी ऐसा होता है कि सरकार भी होती है, जनता भी, किंतु भूभाग नहीं होता है। अब यहाँ पे क्या है, तिब्बत का एग्जाम्पल आ जाता है। तिब्बत की सरकार का संकट यही है, जनता है उसके पास, भूभाग नहीं है। अब चीनी आक्रमण के बाद जब दलाई लामा को भारत में शरण लेनी पड़ी, तो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला नामक स्थान से तिब्बत की निर्वासित सरकार का संचालन करने लगे। तो एक विचित्र सी स्थिति उत्पन्न हुई, क्योंकि तिब्बत की सरकार और कुछ जनता तो यहाँ थी, क्योंकि उनके पास ना तो अपना भूभाग था और ना ही अपने मूल भूभाग के संबंध में स्वतंत्र निर्णय लेने की ताकत या संप्रभुता थी, प्रभुसत्ता उनके पास नहीं थी। तब यहाँ पे क्या था, तिब्बत एक हम एग्जाम्पल तिब्बत से समझ सकते हैं ना कि सोवर्निटी क्या होती है, कि तिब्बत के पास अपना भूभाग नहीं है, बट उनके पास क्या है, उनके पास भूभाग नहीं, ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर नहीं है। अब क्या होता है कि जो 4 एलिमेंट्स बताए गए उनमें से एक भी अगर नहीं होगा तो वो राज्य का स्टेट नहीं होगा। तो क्या हो, तिब्बत एक राज्य है? नहीं हो सकता ना, वो कंप्लीटली एक स्टेटिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं हो सकता है ना, कि उसके पास वहाँ का जियोग्राफिकल एरिया ही नहीं है। वो इंडिया में रह के दलाई लामा वहाँ की सरकार का संचालन करते हैं। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि सरकार भी हो, जनता भी हो, भूभाग भी हो, पर संप्रभुता की कमी के कारण राज्य की धारणा पूरी ना हो सके। उदाहरण के लिए पराधीन भारत में जब वायसराय भारतीय भूभाग का सर्वोच्च प्रशासक होता था, तो एक निश्चित भूभाग के भीतर जनता उसकी आज्ञाओं का पालन करती थी, किंतु तब भी वह संप्रभु नहीं था, क्योंकि वह ब्रिटेन की सरकार के आदेशों के तहत कार्य करता था। अब हम मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं। जब हमारा देश आज़ाद नहीं था तब क्या था, इंडिया खुद का भूभाग था, पॉपुलेशन भी थी और सरकार थी, पर सरकार के पास संप्रभुता भी नहीं थी। बट क्या था, वायसराय शासन में वो ब्रिटेन की सरकार के आदेशों का पालन करती थी। तो क्या थी, हमारे पास संप्रभुता नहीं थी, तब भी राज्य की अवधारणा पूरी नहीं होती थी, क्योंकि एक जो सबसे बड़ा एलिमेंट्स है ना संप्रभुता का, वो नहीं है ना, तो राज्य की अवधारणा पूरी नहीं हो सकती। जब किसी देश में अराजक स्थितियां पैदा होती हैं तो भी राज्य का ढांचा चरमराने लगता है। उदाहरण के लिए अफगानिस्तान में लंबे समय तक कई गुटों में झगड़ा चलता रहा और अलग अलग गुट देश के अलग अलग हिस्से पर कब्जा जमाने में सफल होते रहे। ऐसी स्थिति में सरकार की शक्तियां व्यवहारिक स्तर पर क्या हो गई, शून्य हो जाती हैं, इसलिए उसकी संप्रभुता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। अब हम अफगानिस्तान में कबीलाई स्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का, तभी वहाँ देखते हैं कि आदिल सरकार गिरती है, इससे पहले सरकार थी। अब वहाँ पे करंटली तालिबान की सरकार बन गई है। तो अफगानिस्तान के पास क्या है कि वहाँ पे गुट आपस में झगड़ते रहते हैं और अपने कबीलाई हिसाब से वहाँ पे सरकार वो चलाते हैं अपने एरिया में। तो वहाँ पे भी एक वर्ल्ड लेवल पर अफगानिस्तान की छवि क्या पड़ती है कि उनके पास उनकी सॉवरेनिटी नहीं है, उनकी संप्रभुता नहीं है। तो वहाँ भी राज्य की अवधारणा जो है शून्य हो जाती है, कि उसको एक राज्य का हम कंप्लीटली स्ट्रक्चर, एक स्टेटिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। वो डायनेमिक स्ट्रक्चर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जरूर हो सकता है, बट स्टेटिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं हो सकता अफगानिस्तान। अब हम समझते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़ती है। एक स्वाभाविक प्रश्न यह उठता है कि क्या मानव समाज को उचित तरीके से रहने के लिए समुचित राजनीतिक व्यवस्था की जरूरत है या नहीं, यदि है तो क्यों है। अब हम लोग जितने भी लोग रहते हैं पूरे समाज में, अब हम लोगों के ऊपर एक गवर्निंग बॉडी होनी चाहिए। अगर कोई गवर्निंग बॉडी नहीं होगी तो हम लोग एक स्वचालित तरीके से नहीं चलेंगे, अपनी मन मर्जी से हर चीज़ करेंगे, तो क्या होगा, वो एक स्टेटिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं होगा। उसमें जब हम अपनी मर्जी से करेंगे हर काम, तो क्या होगा, वो एक राज्य को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। कुछ लोग मानते हैं कि मनुष्य को राजनीतिक व्यवस्था की जरूरत ही नहीं, राजनीतिक व्यवस्था तो मनुष्य के इतिहास की गलतियों का एक परिणाम है। सही बात है कि अब जब पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं था, तब अपने हिसाब से सब लोग चलाते थे। सामंतवाद था कि अमीर और अमीर था, गरीब उसके चंगुल में फंस गया और वो गरीब पे गरीब होता है, फांसी लगा रहा, आत्महत्या कर रहा है। तो क्या था, वहाँ सामंतवादी व्यवस्था जो है उग्र होती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। तब उस चीज़ को क्या हुआ कि लैंड रिवोल्यूशन लाए गए। हम देखते हैं कि मॉडर्न इंडिया में लैंड रिवोल्यूशन लाए गए गवर्नमेंट के तहत, कि जो ज़मीनें थी वो गरीबों में बांटी गई कि गरीब अपना निर्वहन कर सकें।
वो समझ सकें कि एक इंडिया एक स्टैटिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के रूप में खड़ा हो रहा है, जहाँ पे सभी को जीने का अधिकार है समान रूप से। तो हम वो देखते हैं कि जो हमने पुरानी गलतियाँ की, तभी हम राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता पड़ी कि हम समुचित ढंग से चल सकें। यदि सारे मनुष्य समझदारी और पारस्परिक विश्वास से काम करें तो राजनीतिक व्यवस्था की जरूरत अपने आप खत्म हो जाती है। ऐसा मानने वालों में कार्ल मार्क्स और अन्य मार्क्सवादी विचारक तो थे ही, स्वयं महात्मा गांधी भी थे। महात्मा गांधी और जो कार्ल मार्क्स है, उनके विचार राज्य की व्यवस्था पे, राज्यविहीन व्यवस्था पे मिलते जुलते हैं। कि इन दोनों का मानना था कि हमें ग्रामीण स्तर पर जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए और वहाँ की गवर्निंग बॉडी अपने हिसाब से चलाए। बट करंट टाइम में अगर हम देखें कि जो खाप पंचायतें होती हैं, कि उनके जो लॉज होते हैं वो कभी कभी संविधान के लॉज और किसी के जो अधिकार होते हैं उनके खिलाफ होते हैं। कि कभी कभी वो क्या कहते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा नहीं देते हैं। और अगर कोई लड़की और लड़के का केस है तो वो क्या करते हैं, लड़की को ही दोषी ठहरा देते हैं। और जो खाप पंचायतें होती हैं, इसीलिए जो राजवीय व्यवस्था है वो संविधान में नहीं लाई गई। बट हाँ, जो हम पुराने विचारक देखते हैं जैसे कार्ल मार्क्स से महात्मा गांधी हैं, उन दोनों का स्टैंड राज्यविहीन व्यवस्था पे एक ही था। और उनका मानना ये था कि जो जितने भी लोग हैं, गवर्निंग बॉडी है जो वो लोकल लेवल पे, वो अगर समझदारी से काम ले तो हमें राज्य की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उनका सोचना तो सही था, बट हर एक इंसान का दिमाग और बौद्धिक स्तर पे वो एक जैसा नहीं हो सकता है ना, तो इसलिए ये पॉसिबल भी नहीं है। किंतु कुछ कुछ लोगों की राय छोड़ दें तो अधिकांश विचारकों की सोच यही है कि राज्य का अस्तित्व मनुष्य के लिए जरूरी होता है। यही प्रमुख वजह यही मानी गई है कि मनुष्य चाहे जितना भी विवेकशील प्राणी हो, वह कभी कभी या आमतौर पर अपने स्वार्थ के अधीन होता है या दूसरे व्यक्तियों से उसके टकराव की स्थितियां बनती रहती हैं। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि जो मनुष्य है वो स्वार्थ पर तो होता ही है, वो स्वार्थ के अधीन होता है, उसको अपना फायदा दिखता है, दूसरे का घाटा भले हो जाए। और जब देखता है कि अपना फायदा हो रहा है और दूसरे का भी उससे ज़्यादा फायदा हो, तो क्या होता है, टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है। जब टकराव की स्थिति उत्पन्न होगी तब क्या होगा, वो अपने स्वार्थ को प्राथमिकता देगा। जब वो स्वार्थ को प्राथमिकता देगा तो वो कुछ लोगों का घाटा भी करेगा, उनका नुकसान भी करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो बॉडी होती है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बॉडी, उसका होना ज़रूरी हो जाता है, उन पे गवर्निंग बॉडी का होना ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए हमें राज्य की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इससे सभी जो मनुष्य हैं, इनका जीवन है, वो सहज रूप से व्यतीत कर सकेंगे। अब यदि राज्य और कानून नहीं होंगे तो समाज के ताकतवर लोग कमज़ोर लोगों पर शक्ति का दुरुपयोग करेंगे और कमज़ोर लोग हमेशा क्या कहेंगे, भय में रहेंगे। अब हम सामंतवादी व्यवस्था को देखते हैं, क्या था कि वहाँ पे जो अमीर थे, सामंत थे, वो क्या करते थे, गरीब पे अत्याचार ही करते थे। तो क्या था, गरीब भय में रहता था, वो अपनी फसल काटता था और कर्जा ही उतारता रहता था। और जैसे हम गोदान पढ़ते हैं, गोदान में देखते हैं कि उसमें होरी होरी को देखते हैं। बहुत से लोगों ने गोदान पढ़ी होगी या नहीं पढ़ी होगी, तो मुंशी प्रेमचंद की है। उनको हम जब उसमें गोदान को हम देखते हैं, गोदान में पढ़ते हैं, तो क्या देखते हैं कि वहाँ सामंतवादी व्यवस्था इतनी हाई हो जाती है कि एक बंदा कर्ज के तरह दब जाता है और कर्ज में ही मर जाता है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हम सामंतवादी व्यवस्था में देखते हैं। एक सिंपल इंसान जो किसान है वो भय में ही रहता है। पर आज क्या है कि गवर्नमेंट की बहुत सी पॉलिसी जो किसान को फ़ायदा पहुंचाती हैं, जैसे ग्रीन कार्ड किसान का चलता है, किसान के कर्ज भी माफ़ हो जाते हैं जो गवर्नमेंट बॉडी से लेते हैं, गवर्नमेंट बैंक से लेते हैं। तो क्या है, आज किसान को उस टाइम के हिसाब से आज बहुत ज़्यादा सहूलियत दी गई है। एमएसपी का प्रावधान किया गया है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपको दिया जाएगा। चूँकि जब हम देखते हैं कि जब व्यक्ति जो सहज रूप से विकास करेगा तो राज्य का भी विकास होगा। क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था के पास किसी व्यक्ति, समुदाय या संस्था से ज़्यादा ताकत होती है, इसलिए वह ऐसी अनुचित शक्तियों पर नियंत्रण कर सकती है। सिंपल सी बात है। अब राज्य है, उसके पास गवर्निंग बॉडी है, तो उसके पास सबसे हाई पावर है, वो टॉप पे बैठा है। ठीक है, राज्य का जो गवर्निंग बॉडी है राज्य की, वो टॉप पे बैठा है। तो वो क्या करता है कि अगर कोई दूसरे इंसान का शोषण कर रहा है तो उसके ऊपर वो अनुचित कार्रवाई कर सकता है, उचित कार्रवाइयाँ कर सकता है उसको नियंत्रण में लेने के लिए। मानव समाज को समुचित राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता है, इसका प्रमाण बहुत स्पष्ट है। इतिहासकारों और मानव शास्त्रियों ने भी
अभी तक प्राचीन से प्राचीन और सरल से सरल जितने भी समाजों का अध्ययन किया है, उन सभी में किसी न किसी रूप से राजनीतिक व्यवस्था की उपस्थित देखी गई है, चाहे वह ढांचा राजतंत्र का हो, लोकतंत्र का हो या तानाशाही का हो। हम देखते हैं कि बहुत से पुराने एंशियंट इंडिया में देखते हैं बहुत से समाज हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता हुई है, रोमन एम्पायर, हम देखते हैं कि वहाँ हर जगह देखते हैं कि कोई ना कोई गवर्निंग बॉडी रहती है। मुगल एम्पायर देखते हैं, दिल्ली सल्तनत देखते हैं कि कोई ना कोई पॉलिटिकल स्ट्रक्चर तो वहाँ देखा गया है। जैसे उस टाइम पे मोनार्की थी, राजतंत्र था, करंटली लोकतंत्र चल रहा है, डिक्टेटरशिप तानाशाही भी हमने देखी। तो कहीं ना कहीं देखते हैं कि ये राज्य में जो व्यवस्था है उसके ही प्रकार हैं। उसको हम आगे समझेंगे कि मोनार्की क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होता है, डिक्टेटरशिप क्या होता है, तानाशाही क्या होती है। ये सब पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स के पार्ट्स हैं। इनको वर्ड बाय वर्ड और कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि ये एक्चुअली होते क्या है और पुराने टाइम में इनका क्या योगदान रहा है और करंट टाइम में ये चल रहे हैं कि किस देश में करंटली हैं, या इनका करंट टाइम में हम अपने वर्ल्ड लेवल पर देखते हैं कहाँ कहाँ इनका प्रभुत्व ज़्यादा है, कहाँ डेमोक्रेसी है, कहाँ आज भी राजतंत्र चल रहा है, कहाँ आज भी डिक्टेटरशिप है। राजतंत्र के मामले में तो हम देख सकते हैं कि मोनार्की में बहुत से देश आज भी करते हैं। जैसे हम पोप पोप में देख सकते हैं जो कुछ यूरोप की कंट्रीज़ हैं जो आज भी राजतंत्र मोनार्की के ऊपर चलती हैं। कुछ आज भी देश हैं धर्मतंत्र के ऊपर चलते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं सऊदी अरबिया, ईरान, इराक का एग्जांपल ले सकते हैं, जो आज भी धर्मतंत्र वहाँ चलता है। यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि आज के समय में राजनीतिक व्यवस्था की भूमिका काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। जनसंख्या की अधिकता के कारण यह बिल्कुल संभव नहीं रहा है कि लोग आपसी सहमति से काम चला लें। वही बात जो हमने पहले आपको सिंपल समझाई कि राजनीतिक व्यवस्था की भूमिका बढ़ गई है कि जनसंख्या भी हमारे वहाँ बढ़ चुकी है, पॉपुलेशन इंक्रीमेंट हुआ है, तो आपसी सहमति तो नहीं चल पाएगी। तो इसलिए राजनीतिक व्यवस्था की भूमिका का बढ़ना और भी ज़्यादा स्वाभाविक है। औपचारिक कानूनों के निर्माण और कानूनों को लेकर होने वाले विवादों की स्थिति में न्यायिक प्रक्रियाओं की जरूरत बहुत अधिक मात्रा में पड़ने लगी है। इतना ही नहीं, आज की राजनीतिक व्यवस्था सिर्फ कानून का पालन करवाने तक सीमित नहीं है, अब उसने लोक कल्याणकारी राज्य मतलब वेलफेयर स्टेट का रूप धारण कर लिया है। इसका सिंपल सा एग्जांपल हम देखते हैं कि रिजर्वेशन, कि जो लोग निचले पायदान पे हैं उनको हम प्रमोट करके जो लोग ऊंचे पायदान पे हैं उनके बराबर, मतलब जो मेरिट का लेवल है वो सेम कर देंगे। उनको अपना जीवन सहज बनाने के लिए हम उनको समानता और न्याय का सिद्धांत उपलब्ध कराएंगे। उनको इक्वल आंका जाएगा। अगर वो वीकर हैं, अगर वो इकोनॉमिक वीकर हैं तो उनको हम प्रमोट करेंगे। उनको जो बेटर कंडीशन में लोग हैं, जो एलाइट वर्ग है, उनके लेवल में लेके आएंगे कि वहाँ पे प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाए और मेरिट जो है बराबर हो जाए। उसके बाद वो अपने आप को इस्टेब्लिश कर सके, जिससे कि हमारा समाज जो है इक्वल हो सके, अपने पिछड़ेपन से वो आगे निकल सके। जहाँ तक भारत में राजनीतिक प्रणाली का प्रश्न है कि इसकी आवश्यकता को कई स्तरों पर महसूस किया जा सकता है। जैसे भारत में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया अभी भी चल रही है। जैसे राष्ट्र विरोधी ताकतें नुकसान पहुंचा सकती हैं, ऐसे खतरों से निपटने के लिए मजबूत राजनीतिक प्रणाली जरूरी है। आंतरिक सुरक्षा का अगर मुद्दा है, जैसे आतंकवाद, नक्सलवाद, अलगाववाद, इन चुनौतियों से हम तब तक नहीं निपट सकते जब तक हमारे पास राज्य का एक मजबूत ढांचा ना हो। स्टेटिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर अगर हमारे पास नहीं होगा, सोवरिटी नहीं होगी, तो हम आतंकवाद, नक्सलवाद, अलगाववाद से कैसे निपट सकते हैं। एक कल्याणकारी राज्य जो वेलफेयर स्टेट है, उस अगर हमारे पास स्टेटिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं होगा तो हम वो कैसे बन सकते हैं। हम वंचित वर्गों को समानता की स्थिति में लाने के लिए एक प्रयास कैसे कर सकते हैं अगर हमारे पास स्ट्रांग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं होगा। रिजर्वेशन और सोशल जस्टिस की अन्य नीतियाँ इसी उद्देश्य से लागू की जाती हैं, क्योंकि भारतीय समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जैसे स्त्रियाँ, बच्चे, पिछड़ी जातियाँ तथा अल्पसंख्यक समुदाय भिन्न भिन्न दृष्टियों से वंचन का शिकार रहा है, और उसे समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए जरूरी है कि सरकार की ओर से उसे उचित विशेष सुविधाएं दी जाएं। इसलिए भारत के लिए एक सुगठित राजनीतिक व्यवस्था जरूरी है। भारत में विभिन्न हित समूह रहते हैं,
जिनके बीच अपने हितों को लेकर टकराव होना स्वाभाविक है। इन हितों में सामंजस्य करते हुए उचित कानूनों के निर्माण के लिए संसद की जरूरत है, जबकि ऐसे विवादों का न्यायिक समाधान करने के लिए सशक्त और सुलझी हुई न्यायपालिका भी जरूरी है। अब हमारे हमारे देश में विभिन्न इंटरेस्ट ग्रुप तो हैं जिनके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं। जैसे बहुत से हम दल देखते हैं, वो एक खास जात या खास दल को प्रमोट करने के लिए बनाए जाते हैं। बहुत से ग्रुप्स हैं माइनॉरिटीज़ के लिए बने हुए हैं, जो उनको अ, 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 उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम देखते हैं कि उनको उनके लिए जो उन हितों में जो सामंजस्य स्थापित करने के लिए हमें कानून का निर्माण की आवश्यकता होगी। तो हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत पड़ेगी। पार्लियामेंट क्या कानून बनाएगी, और जबकि ऐसे विवादों का न्यायिक समाधान करने के लिए हमें अब जो पार्लियामेंट कानून बना रही है वो न्याय संगत हैं, कानून से संगत हैं या नहीं है, उनके लिए हमें एक न्यायपालिका की आवश्यकता होती है। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हमारे पास है, जो देखता है कि सरकार संविधान के ढांचे के विरुद्ध तो काम नहीं कर रही है, संविधान के सुसंगत काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो हमें और जितने भी केसेस होते हैं कि कोई भी हित समुदाय है वो हमारे लिए देश के लिए सही है, उसकी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए सही है या नहीं सही है, उसके लिए भी न्यायपालिका की आवश्यकता होती है, संसद की आवश्यकता होती है। भारतीय समाज तीव्र सामाजिक परिवर्तनों के दौर से गुजर रहा है, जिसके कारण वंचित वर्ग अपने अधिकारों की मांग बुलंद कर रहे हैं। ये स्वाभाविक है कि हमारा समाज जो है उसमें चेंजेस बहुत जल्दी आ रहे हैं। तो वंचित वर्ग क्या हो रहा है कि जब वो अपने अधिकारों से वंचित हैं तो अपने अधिकारों की मांग बुलंद कर रहे हैं। इससे समाज के वे तबके जो असहज हैं, जो पुरानी व्यवस्था में लाभकारी स्थिति में थे, ये परिवर्तन स्वाभाविक तौर पर तनावों को जन्म देते हैं। कभी कभी दलितों तथा स्त्रियों के विरुद्ध होने वाले अत्याचारों के रूप में दिखाई पड़ते हैं। हमें आज भी हम देखते हैं कि दलित और स्त्रियों के विरुद्ध आज भी लोगों के अंदर घृणाएं हैं, आज भी उनको उसी नज़र से देखा जाता है। बहुत से केसेस हम आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स छपते हैं। तो आज भी हम देखते हैं कि बहुत से लोग जो आज भी उसी मना स्थिति और डायलमा से गुजर रहे हैं। आज भी उनके अंदर वो सामंतवाद की व्यवस्था का बौद्धिक स्तर आज भी उग्र रूप लिए हुए है। तो इस सोच को जो है हमें छोड़ना होगा और इसके खिलाफ में आवाज़ भी उठानी होगी कि सभी लोग इक्वल हैं। हर इंसान इंसान के रूप में ही जन्म लेता है, उसके बाद हम उसको कैटेगराइज करते हैं उसकी कैटेगरी के रूप में या उसको धर्म के रूप में। इन सब से हमें ऊपर उठ के समाज के लिए काम करना चाहिए, अपने देश के हित में काम करना चाहिए और देश में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को स्ट्रांग बनाना चाहिए और देश की बॉडी को, देश के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को स्ट्रांग बनाना चाहिए, उसमें योगदान देना चाहिए। यही एक अच्छे और सच्चे नागरिक की पहचान होती है। सामाजिक परिवर्तन तथा आधुनिकीकरण की इस प्रक्रिया को इन दबावों से बचाने के लिए सबसे सुचारू रूप से चलाने के लिए सशक्त राजनीतिक ढांचे की जरूरत पड़ती है। हमने ये सब क्लियर किया कि राज्य क्या है, राज्य के तत्व क्या हैं और राज्य के जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। और हम देखते हैं कि पुराना कबीलाई समाज था, हम उसके तहत आज निर्वहन नहीं कर सकते हैं कि आज समाज की सोच, उसका बौद्धिक स्तर, उसकी आवश्यकताएँ बढ़ चुकी हैं। अब वो बौद्धिक स्तर पर अच्छा समझ सकता है आज उस टाइम के हिसाब से। आज टेक्नोलॉजी जो अपने चरम पे है हम उसको समझ सकते हैं। आज रोबोटिक्स का ज़माना है, इंटेलिजेंस का ज़माना है। तो हमें आज गवर्निंग बॉडी जो और स्ट्रांग होनी चाहिए, राज्य स्ट्रांग होना चाहिए, उसके इंटरनल सिक्योरिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी हमें राज्य की आवश्यकता पड़ती है। हम ये सब समझें कि राज्य क्या है, राज्य की व्यवस्था क्या है। इस चैप्टर में हमने आज ये डिस्कस किया है। हमारा अगला लेक्चर जो होगा शासन के अंग और शासन की प्रणालियाँ होंगी। हम लोकतंत्र को देखेंगे और लोकतंत्र का ऐतिहासिक विकास देखेंगे, कैसे डेवलप हुआ लोकतंत्र। और शासन की प्रणालियों में जैसे हमने अभी धर्मतंत्र, राजतंत्र और लोकतंत्र, तानाशाही देखे, इन प्रकारों को समझेंगे कि क्या होता है और लोकतंत्र किस टाइप का होता है। लोकतंत्र भी कई टाइप्स के होते हैं। जैसे हम आगे चल के एग्जाम्पल लेंगे कि फ्रांस में लोकतंत्र फ्रांस में लोकतंत्र के माने क्या हैं और इंडिया में, यूएसए में लोकतंत्र के माने क्या हैं। हम ये सब समझेंगे आगे चल के अपने लेक्चर्स में, अगले लेक्चर में। अभी के लिए विदा लेते हैं। अगर आपको हमारे लेक्चर समझ में आ रहे हैं और हमारा मटेरियल जो हमने समझाया आपको क्लियरली समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें सपोर्ट करिए कि हम अपने आने वाले लेक्चर्स में सभी टॉपिक्स को क्लियर करें। हिस्ट्री के लेक्चर्स को क्लियर करें, इथिक्स के लेक्चर्स को क्लियर करें इसी
वे में और पॉलिटिकल इंडियन पॉलिटी के सभी लेक्चर्स को, सभी टॉपिक्स को वन बाय वन क्लियर करते रहें। और हम आपसे विदा लेते हैं, अगले लेक्चर्स में आपसे जल्द मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।